नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को जमानत राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया। सज्जन कुमार को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बड़ी खबर इस वक्त की। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक भर्ती करने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, और अब उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उन्हें। आपको बता दें कि 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में दोषी है सज्जन कुमार। और आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें उम्र कैद की सजा अब सुनाई गई है। आपको बता दें कि इसी के चलते सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अब उन्हें राहत नहीं मिली है। उम्र कैद की सजा हाईकोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उनकी रिपोर्ट जो है वो एकदम सही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उन्हें कहा है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। उनकी रिपोर्ट एकदम सही है। अब उसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। हाईकोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है कि उन्हें उम्र कैद की सजा होगी। आपको बता दें कि 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में उन्हें वो दोषी हैं सज्जन कुमार, जिन्हें कि अब हाईकोर्ट में की तरफ से जब आदेश आए थे तो उम्र कैद की सजा उन्हें सुनाई गई थी। और वहीं सज्जन कुमार ने इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सज्जन कुमार ने खटखटाया था और कहीं ना कहीं उन्हें लगा था कि उन्हें वहां से राहत मिलेगी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि उनकी रिपोर्ट एकदम ठीक है और उन्हें राहत नहीं दी जाएगी। वहीं सनी देओल पहुंचे अपने हलका गुरदासपुर। सनी ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इशफाक से मुलाकात की। बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सनी देओल अपने हलका गुरदासपुर पहुंचे, वहां उन्होंने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इशफाक से मुलाकात की। कोरोना के बारे में अपने हलके की जानकारी ली। सनी देओल ने केंद्र सरकार के विकास कामों के बारे में भी चर्चा की। बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सनी देओल ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इशफाक से मुलाकात की। अपने हलका गुरदासपुर में पहुंचे। आपको बता दें कि सनी देओल अपने संसदीय क्षेत्र गुरदासपुर पहुंचे। सनी देओल ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इशफाक से मुलाकात की और अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में जानकारी वहां पर ली। कोरोना के बारे में जिस तरीके के हालात गुरदासपुर में बने हुए हैं, वहीं केंद्र सरकार के विकास कामों के बारे में भी चर्चा की सनी देओल ने। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से सनी देओल पर यह सवाल भी उठ रहे थे कि वो जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है वो यहाँ पर नहीं आए हैं, और खास तौर पर कोरोना काल में भी सनी देओल ने शिरकत नहीं की है यहाँ पर। और अब इसी के चलते, हालांकि सनी देओल ने मास्क जरूर भिजवाए थे और ये तमाम चीज़ें पहल जरूर की थी लोगों की मदद के लिए, लेकिन अब सनी देओल अपने संसदीय क्षेत्र गुरदासपुर पहुंचे हैं और अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में उन्होंने वहां पहुंचकर जानकारी ली। केंद्र सरकार के विकास कामों के बारे में भी चर्चा की और डिप्टी कमिश्नर से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि इससे पहले सनी देओल पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि वो अपने इलाके में नहीं पहुंचे हैं, उन्होंने वहां पर देखरेख नहीं की है, किसी भी तरीके से जायजा नहीं लिया है जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है। और अब सनी देओल ने वहां पर शिरकत की है। यहां तक कि विपक्षी दलों ने पहले उनके खिलाफ गुमशुदगी के पोस्टर भी लगा दिए थे और अब सनी देओल ने वहां का रुख किया है। वहां पहुंचे हैं सनी देओल गुरदासपुर में। हालांकि सनी देओल अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में हालात जानते रहे हैं ट्विटर के जरिए, और जो बीजेपी नेता, तमाम बीजेपी नेता, वो उन तक तमाम हालातों का जो जायजा है उनकी तरफ से लिया जाता रहा है। लेकिन अब सनी देओल खुद वहां पहुंचे अपने संसदीय क्षेत्र में।
इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, सनी देओल काफी देर से अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं पहुंचे थे, विपक्षी पार्टियां लगातार सनी देओल को घेरती आई थी। अब जब सनी देओल वहां पहुंच गए हैं तो किस तरीके से जायजा लिया गया है उनकी तरफ से? जी, मैं बता दूं कि लगातार ये बात सामने आ रही थी कि सनी देओल को जो विपक्षी पार्टी के नेता है वो उनको घेरते हुए नजर आ रहे थे। बार बार यही कहा जा रहा था कि सनी देओल इस कोरोना महामारी में जब लोग परेशान है तब उनके जो सांसद हैं उनको उनके बीच होना चाहिए, उनकी सेहत की सुध लेनी चाहिए, उनको जो समस्या आ रही है उनकी सुध लेनी चाहिए। लेकिन सनी देओल यहाँ पर नहीं थे। इसका भारी जो रोष है वो आम पब्लिक में भी था और विरोधी जो पार्टी थे वो उनको हमेशा घेरते हुए नजर आती थी। तो बार बार यही कहते थे कि सनी देओल इस क्षेत्र में नहीं आएंगे क्योंकि वो एक बार यहाँ से जीत चुके हैं और वो मुंबई में चले जा चुके हैं और यहाँ पर वो रुक नहीं करेंगे। लेकिन बार बार जो भाजपा के नेता है, भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जरूर ये कह रहे थे कि जैसे ही सनी देओल यहाँ पर आएंगे उन लोगों से जो हालचाल जानेंगे। और बार बार सनी देओल की ओर से मदद भी इन इलाकों में की जा रही थी, चाहे उनके कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही थी, चाहे उनके जो पार्षद यहाँ के जो विधायक है, पूर्व विधायक है, उनकी ओर से की जा रही थी। तो यही लोगों के बीच मैसेज पार्टी की ओर से भी दिया जा रहा था कि सनी देओल लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों में ये बात जरूर सामने आ रही थी कि सनी देओल खुद यहाँ पर नहीं है। इस बात का मलाल जरूर था लोगों को, लेकिन आज लोगों को जरूर राहत है और सनी देओल आज अपने हलके में है और जो अपने पार्टी कार्यकर्ता उनके साथ वो बैठक भी कर रहे हैं। हो सकता है कि वो जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे ये जरूर मिलने के लिए भी निकल सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल वो अपने जो निवास स्थान है वहां पर हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे जितेंद्र, कितने दिन के लिए सनी देओल का दौरा है यहाँ पर? ये जी, अभी तक स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि कितने दिन का दौरा है, लेकिन फिलहाल आज का जो शेड्यूल है तो आज के पूरे दिन वो कार्यकर्ताओं के साथ व्यस्त रहेंगे और समय निकाल कर वो हो सकता है कि पब्लिक में भी जाएं और जो लोगों को समस्या आ रही थी उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लोगों का जो कोरोना महामारी के दौरान उनके जो हल्का में जो दिक्कतें आ रही थी उनको जानने की जरूर कोशिश करेंगे। इसी के चलते वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करें। जी, वहां पर हम जानना चाहेंगे कि क्या सनी देओल वहां पर कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोगों से भी बातचीत करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगे सनी देओल? जी, हो सकता है कि सनी देओल क्योंकि कोरोना के चलते हो सकता है कि क्योंकि भारी इकट्ठ करने पर दिक्कत है और हमने अब तक जब भी देखा है कि जब भी सनी देओल आए हैं तो एक लोगों का हजूम जरूर निकल के बाहर आता है, उनसे मिलने के लिए लोग बाहर आ जाते हैं। तो इसको देखते हुए शायद वो जाएंगे, लेकिन पब्लिकली ओपनली नहीं जाएंगे। हो सकता है कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मिल सकते हैं या कुछ पार्टी ऐसा बनाएंगे, ऐसा कार्यक्रम बनाएंगे कि ज्यादा इकट्ठ ना हो सके, कुछ खास लोगों से बातचीत करेंगे और जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच लगातार सनी देओल उनके साथ मिलेंगे। और अगर इन इलाकों में कुछ भारी दिक्कतों का जो लोगों को कोरोना के दौरान सामना करने को मिला था उन लोगों से भी वो मिल सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे जितेंद्र, बीते दिन सनी देओल के जो जितने बीजेपी के नेता उन्होंने सफाई दी थी, जिस तरीके से सनी देओल ने मास्क भिजवाए थे और सफाई दी थी कि सनी देओल की गुमशुदगी को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उसे लेकर ये सफाई दी गई थी तमाम बीजेपी नेताओं की तरफ से। अब क्या सनी देओल जब वहां पहुंच गए हैं, क्या उनकी तरफ से खुद कोई सफाई दी गई है जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां उन्हें घेरती आ रही हैं लगातार? जिस तरह मैं बता दूं कि सनी देओल के गुमशुदगी के जो इश्तेहार है वो पहले भी पठानकोट इलाके में लग चुके हैं और लोग बार बार यही मांग कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले सनी देओल की ओर से मास्क भेजे गए लोगों को, वो पठानकोट के जो उनके कार्यकर्ता उन्होंने पठानकोट सेहत विभाग को वो मास्क प्रोवाइड करवाए और लोगों के बीच भी वो मास्क उन्होंने दिए। और उसके बाद सनी देओल से लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी भी तरह की उनसे बातचीत नहीं हुई और ना ही वो भी फिलहाल बात कर पा रहे हैं, ना ही वो मीडिया से भी मिल पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ही उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया जो सामने आएगी वो हम जरूर अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया उनकी ओर से सामने नहीं आई। जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि सनी देओल अपने संसदीय क्षेत्र गुरदासपुर पहुंचे हैं और वहां पर वो तमाम कार्यकर्ताओं से उन्होंने बैठक की है और इसी के साथ वहां के डीसी से भी मुलाकात की है। मोहम्मद अशफाक के साथ उन्होंने मुलाकात की, साथ ही तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं सनी देओल और जायजा ले रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों का, जिस तरीके से वहां पर हालात बने हुए हैं कोरोना के चलते।
तो बीते कई दिनों से सवाल उठ रहे थे सनी देओल पर, उनकी गुमशुदगी के पोस्टर्स भी लग रहे थे और अब सनी देओल गुरदासपुर पहुंच चुके हैं और बैठकों का सिलसिला जारी है। वहीं चंबा में कोरोना का कोहराम जारी है। चंबा में एक साथ 32 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के 110 एक्टिव केस हैं चंबा में। जिले में कोरोना के कुल 474 मामले हैं। कोरोना से अब तक 355 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए हैं। तो आपको बता दें कि लगातार हिमाचल प्रदेश में चिंता का विषय होता जा रहा है जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं। कोरोना के एक्टिव केसेस चंबा में 110 हो चुके हैं और कुल 474 मामले हो चुके हैं चंबा में और आए दिन ये आंकड़ा, ये गिनती बढ़ रही है। हालांकि रिकवरी रेट भी काफी अच्छा है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों की भी अगर हम बात करें तो रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय ये है कि जिस रफ्तार से यहाँ पर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल निशान जहाँ एक तरफ प्रशासन पर खड़े होते हैं क्योंकि प्रशासनिक लापरवाही भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, वहीं लोगों पर भी सवाल निशान खड़े होते हैं कि लोग आखिर क्यों लापरवाही बरत रहे हैं। लगातार मौत का आंकड़ा भी यहां पर बढ़ रहा है। जहां पर डेथ रेट पहले कम था, अब मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। आज पौटा साहब में एक 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला की भी मौत हुई है कोरोना से। और पूरे राज्य भर में अगर हम बात करें तो मौतों का आंकड़ा 45 हो चुका है। तो डेथ रेट कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में बढ़ा है। हालांकि रिकवरी रेट भी अच्छा है, 72% से ज्यादा का रिकवरी रेट है, लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय ये हो जाता है कि लोगों की लापरवाही के चलते यहाँ पर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और आज जैसे हमने आपको खबर दिखाई कि यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से भी लोग जो है एंट्री ले रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, और कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल निशान पुलिस प्रशासन पर भी खड़ा होता है। जिस तरीके से लोग गैर कानूनी तरीके से एंट्री ले रहे हैं, खुद को क्वारंटीन नहीं करते हैं, बाहरी क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आते हैं, हिमाचल टूरिज्म स्पॉट है, तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। और अब चंबा में 32 नए मामले सामने आए हैं जो कि वाकई चिंता का विषय है। उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से 15,225 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। जो बोले सुनिहाल की जयकारों के साथ आज सुबह 10 बजे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। कोरोना की वजह से इस साल 3 महीने बाद श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुले हैं। इस बार सिर्फ 1 महीने और 6 दिन के लिए श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे और यहाँ पर श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंच पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि सिर्फ 1 महीने 6 दिन के लिए ही कपाट खोले जाएंगे। कोरोना के कारण 3 महीने बाद ये कपाट खोले गए हैं श्री हेमकुंड साहिब के। वहीं लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के भी कपाट खोले गए हैं। तो तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। और जिस तरीके से आपको बता दें कि कोरोना काल चल रहा है, उसी के मद्देनजर इस बार 3 महीने लेट जो है श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए हैं और 1 महीने और 6 दिन के लिए ही श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं उन्हें इसी दौरान यहाँ पर आना होगा और पूरे उल्लास के साथ आज सुबह 10 बजे जयकारों के साथ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए। वहीं लुधियाना में स्केटर प्रणव चौहान ने स्केटिंग में नया रिकॉर्ड बनाया है। 6 साल के प्रणव ने आंखों पर पट्टी बांधकर 16 किलोमीटर की स्केटिंग की। प्रणव ने 1 घंटा 10 मिनट में स्केटिंग रिंग के 80 राउंड लगाए हैं। तो आपको बता दें कि लुधियाना के स्केटर प्रणव चौहान ने नया रिकॉर्ड बनाया है। महज 6 वर्षीय के प्रणव ने ये रिकॉर्ड बनाया है। एक घंटा 10 मिनट में उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, पूरा रिकॉर्ड बनाया है। 16 किलोमीटर का जो ये रिकॉर्ड बनाया गया उनकी तरफ से। महज 6 वर्षीय हैं प्रणव, जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। 1 घंटा 10 मिनट में पूरा किया 16 किलोमीटर का स्केटिंग का सफर इन्होंने। और कहीं ना कहीं जहां एक तरफ उनके माँ बाप को गर्व महसूस हो रहा है, वहीं पूरे लुधियाना में भी प्रणव को लेकर तमाम लोगों में खुशी है। आपका क्या पूरा नाम? मेरा नाम मनीष पाठक जी। और साहब, ये जो आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है ये बच्चे ने, किस तरह का, जब आया था आपके पास कितने साल का था, किस तरह की टैलेंट? सर 2 साल पहले आया था मेरे पास। तब कितने साल का? ये अभी 6 साल का, पहले 4 साल का था ये। तो इसके फादर लेके आते थे जी। मैं तो सुबह डेली प्रैक्टिस बच्चों को करवाने आता ही था।
ये अंदर करवाते थे लिम्बो स्केटिंग जो स्ट्रेच खोल के वाला, तो थोड़ा खोलता था। मैंने बोला तो ये रोज़ देखता था इनको भी कुछ करते हैं, इन्होंने कभी बोला नहीं क्या है। मैंने कहा मेरे पास लाओ इसको, मैंने तो वहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है ना स्लाइड, वहाँ से उसको बोला भी स्ट्रेच कर, तो स्ट्रेच खोला तो मैंने खुलवाया पूरा और खुल गया। मैं क्या हम इस पर ही अभी काम करेंगे। 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले इसने गिनीज ऑफ बुक रिकॉर्ड में किया है। क्या क्या है उसमें? वो उसमें लिम्बो स्केटिंग का था अभी, मतलब कि 9 इंच, मेरी टिकट 9 इंच दी है। फ्रेम जो वहीं भारत सरकार ने पबजी सहित 118 चीनी ऐप को बैन कर दिया है। ऐप को बैन करने के बाद देश में लोगों की राय है कि चीन को सबक सिखाने के लिए एक अच्छा फैसला है, लेकिन इसके साथ ही उनका कहना है कि भारत में भी इस तरह की ऐप बननी चाहिए। जालंधर में लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। पबजी बंद होने से 118 जो ऐप बंद किए हैं, इससे अगर किसी को मारना हो उसकी कमर तोड़ते हैं। और जो पबजी चाइना ने भेजी हमारे देश में, उसके साथ हमारे जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, जो काम ही नहीं कर पाएगी, आंखों का नुकसान हो रहा है उनका, शारीरिक मानसिक। देखो पबजी नहीं होगी, बच्चे ग्राउंड में जाएंगे खेलेंगे। कितनी गेम करते थे हम अपने टाइम में, आजकल के बच्चे पबजी खेलते, मोबाइल पे खेलते हैं। बच्चों की लाइफ ख़राब कर दी पबजी ने। देखो जी, जो भारत सरकार ने जो गेम्स बंद करी है, जो चाइनीज़ ऐप हैं वो बंद करी हैं, उसके ऊपर जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी हैं, उससे पॉजिटिव भी है। एक साइड इफ़ेक्ट ये है, जैसे बच्चों ने हमारा तो बिजनेस मोबाइल का, आगे बिजनेस मोबाइल का जो है कम चल रहा है, आज के बिजनेस वैसे ठप पड़े हैं कोरोना की वजह से, और ऊपर से इन्होंने जो ऐप जो गेम्स बंद कर दिए हैं। होता क्या था, बच्चे देखो लॉकडाउन में घर बैठे हैं, उनको था कि हम हाई रेंज जो फ़ोन है जिसकी रैम अच्छी है, प्रोसेसर अच्छा है, वो फ़ोन लेते थे। अब वो हाई रेंज के जो फ़ोन अब बिकने बंद हो जाएंगे। पॉजिटिव पॉइंट हमारे देश के हित के लिए है कि जो चाइनीज़ चीज़ें हैं वो बंद हो रही हैं, जैसे एप्लीकेशन है, ये चाइना को तो इफेक्ट होगा ही होगा। बहुत बढ़िया बात है। देखिए, ये देश के यूथ को मौका मिलेगा अब आगे आके कुछ ना कुछ करने का, क्योंकि मोदी साहब ने भी बोला आत्मनिर्भर बनिए, और ये हमारे देश के यूथ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा, हम चलो खेलते थे, ठीक है, एक एंजॉयमेंट के लिए शाम को जाते थे काम से, रिलैक्स होने के लिए 1-1.5 घंटा खेलते थे। पर अब और उसके अलावा और ऑप्शन देख लेंगे, कोई नई चीज़ शुरू करेंगे ना। तो लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई है। एक तरफ लोगों ने कहा है कि चीन को सबक सिखाने का एक अच्छा तरीका है, दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है कि भारत में भी ऐसी ऐप बननी चाहिए। वहीं पंजाब में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में करीब 1526 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 55,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना के 15,500 से अधिक एक्टिव केस मौजूद हैं। प्रदेश में कोरोना को 41,000 से अधिक मरीजों ने मात भी दी है। कोरोना से पंजाब का रिकवरी रेट 70% से अधिक है। वहीं अब अगर हम पंजाब में कोरोना के सबसे अधिक संक्रमित जिलों की बात कर लें तो जालंधर में कोरोना के 227, अमृतसर में 168, लुधियाना में 152 और पटियाला में 138, एसएस नगर में 134 मामले सामने आए हैं। और अब जालंधर लुधियाना से भी आगे कहा जा सकता है कि हॉटस्पॉट एरिया बन चुका है। यहाँ पर केसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और लगातार तेजी से यहां पर मामले बढ़ रहे हैं, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह लोगों की लापरवाही बताई जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर गलत अफवाहें फैलाने वाले युवक के खिलाफ फिरोजपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी अमरिंदर सिंह ने सोशल मीडिया पर मृतक कोरोना मरीजों को लेकर अफवाहें फैलाई थी, जिसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया और साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਪਿੰਡ ਨਾਜੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਫਲਾਮਾ ਫਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ। ਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਵਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਕੁਲਗੜੀ 'ਚ खन्ना में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे कानून की परवाह भी नहीं करते हैं। खन्ना के गांव लहल से धमौट बिजली घर में बिजली का बिल भरने गए युवक की अज्ञात बदमाशों ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया।
हमला जानलेवा होने के कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इतना ही नहीं, बदमाशों ने युवक का शव पास के खेतों में फेंक दिया। वहीं जब ग्रामीणों ने खेत में शव देखा तो गांव में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खन्ना का ये मामला, जहां पर बिजली का बिल भरने गए युवक पर हमला किया गया तेजधार हथियारों के साथ और मौके पर ही युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਢਮੋਟ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਭਰਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ? 26 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ अब रुक करते हैं हिमाचल की खबरों का। हिमाचल प्रदेश में गैर कानूनी तरीके से लोग प्रदेश में एंट्री ले रहे हैं। प्रदेश की एंट्री पर पुलिस बल भी तैनात है, लेकिन फिर भी लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, जिसके बारे में इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल ने पड़ताल की और क्या कुछ पाया, आइए आपको दिखाते हैं। सोलन में या हिमाचल के किसी दायरे में करते हैं, किस तरह से बात हुई आप बताइए। आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि किस तरह का ये मामला हुआ और कैसे ये हुआ। सर मैं बद्दी से वापस आ रहा था, कल का बस स्टैंड पहुंचा सर। फिर बंदा सागर नाम का लड़का मेरे पास आया, उसने बोला कि तो उस्ताद जी शिमला जा रहे हैं। हाँ जी भाई, क्या बोलते हैं सवारियाँ भी ले जाओ। उसने सर मेरे को 5 किलोमीटर वापस किया और फिर मेरे पास ये सवारियाँ दी। फिर उसने बोला कहते बैरियल पे इनको थोड़ा पीछे उतार के फिर आगे जाके आपने बिठा देना। वो बाइक पे वो खुद आके इनको पैदल ले आके फिर उसने गाड़ी में बिठा दिया। सर मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं था। अच्छा, उसने सागर को, ये जो दो उक्त व्यक्ति थे, इन्होंने कुछ पैसे दिए? हाँ जी, 1000 रुपया दिया सर। किस चीज के पैसे दिए वो सर भाई सोलन पंचायत हो इनको। और आपको कितने पैसे में तय किया था इन लोगों ने? सर इन्होंने तो कुछ नहीं दिया। आपके साथ कुछ तो बात हुई होगी कि कितने पैसे मिलेंगे? सर उन्होंने बोला कि 1000 हमने ले लिया, 1000 आप ले लेना। कैसे आप हिमाचल में एंट्री किए? वहाँ सब बोला थे हम लोग जाने के लिए, तो बोल रहे हैं जो पास बनता है, तो हमको नहीं ठीक है पास बनता है तो बनवा दीजिए। तो आधार कार्ड ले लिए, फिर आपस कर दिए, बोल दिए जे चलो हम चलते हैं मोटरसाइकिल से, जे गाड़ी में चलो। तो आप कैसे पहुंचे हिमाचल को? मतलब हिमाचल के रास्ते में कैसे पहुंचे आप? वो बॉर्डर के पास उधर उतार दिए गाड़ी में से, बोल दिए जब हम मोटरसाइकिल से चलते हैं, जब तुम लोग पीछे पीछे आओ। तो मोटरसाइकिल से बगल साइड से बुला करके लेके आए। ये थोड़ा सा कि ये जो मामला पूरा आपसे हुआ जब आप अपने गांव से आए, तो किस तरह से आपको परमाणु बैरियर में किस तरह से पूछा गया और किस तरह के लोग थे जिन्होंने आपसे पूछा? उसका नाम जानते हैं आप? ना नहीं जानते हैं, नाम हम तो कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग वो आपको कैसे मिला? वो वही सारा वही बैठे हुए हैं, बोलते हैं कि कहाँ जाना है कहाँ जाना है। तो आपको ये पता है कि वो पैसा कहाँ कहाँ जाता है, कितने लोगों को वो मिलता है? वो तो उसमें कई दलाल हैं। कैसे आपको पता है ये बात का? इसलिए कि देखते हैं, कोई कहता है आपस में सब मीटिंग करते हैं कि यहाँ चलो, ऐसे चलो, वैसे चलो। आपसे कितने पैसे मांगे गए थे? 2000। 2000 कहाँ से कहाँ के? यहाँ तक के लिए। कितने लोग थे ऐसे? ऐसे तो 3-4 व्यक्ति। आप लोग कितने व्यक्ति थे? तो 2 ही व्यक्ति थे। 2 व्यक्ति थे। आपसे कितने पैसे मांगे गए? 2000। 2000 रुपए। तो आपने देखा कि किस तरह से इलीगल तरीके से हिमाचल में कोरोना की एंट्री हिमाचल में बिना किसी पूछताछ के की जाती है। पुलिस और प्रशासन की नाक के तले इस तरह के ड्राइवर्स और इस तरह की गाड़ियां जो हैं वो हिमाचल में एंटर करती हैं, जिसमें ये लोग ये जानते हैं कि हाँ हमें 2000 रुपए का फायदा है, परंतु 2000 रुपए के फायदे में कितने लोगों की सेहत को ये दांव पर लगाते हैं शायद ये नहीं जानते। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल।